नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। वर्तमान परिदृश्य में जिस प्रकार के हालात आपने बनते दुनिया में देखे, वहां पर कुछ चुनौतियां आपने और हमने बहुत अच्छे से महसूस की हैं। चुनौतियों में आपने देखा कि किस तरह से अमेरिका ने जब ईरान पर हमला किया तो ईरान ने बदले की कार्रवाई में जितने भी उसके पड़ोसी मुल्क थे जो अमेरिका के साथी थे उनको निशाना बनाया। इन निशानों के आंकड़े अब खुद बयान हैं कि सैकड़ों की संख्या में लोगों का घायल होना, लोगों का मरना अब ये नंबर की तरह आपको मैप पर दिखाई देता है। ऐसे में एक और चीज चर्चा में आई कि जहां ईरान ने इन सभी देशों को नुकसान पहुंचाया, जिस देश ने सबसे बढ़ चढ़कर युद्ध किया, तुलनात्मक रूप से उसका नुकसान सबसे कम हुआ। बात हम इजराइल की करते हैं। जब हम इजराइल की बात करते हैं तो चर्चा होती है कि युद्ध तो इजराइल और ईरान का ही था, अमेरिका कंधे पर हाथ रखकर चल रहा था। इसके बावजूद भी ईरान इजराइल का उतना नुकसान नहीं पहुंचा पाया जितना ईरान का नुकसान हुआ। जैसे आंकड़ों में अगर हम बात 21 अप्रैल तक के हुए नुकसान की करें तो ईरान में लगभग 3,500 लोग मारे गए, वहीं इजराइल के अंदर 26 लोगों के मारे जाने की खबर आती है। ये सब कैसे हुआ? तो चर्चा हुई कि इजराइल के पास एक बहुत ही जबरदस्त डिफेंस सिस्टम है जिसका मल्टीपल टाइम आप और हम चर्चा कर चुके हैं, नाम जिसका आयरन डोम सिस्टम है। इसी आयरन डोम से प्रभावित होते हुए अमेरिका ने अपना गोल्डन डोम प्रोजेक्ट शुरू किया। इस आयरन डोम के चलते ईरान की कितनी ही मिसाइलें उस पर आए, वो सब की सब नाकामयाब हो जाती थी। हालांकि कुछ एक मिसाइलें, क्योंकि अल्टीमेटली जो एक्यूरेसी थी वो 99.9% भी है, तो 0.01 की जो मिस्टेक है उसकी वजह से इजराइल को नुकसान हुआ। हालांकि दुनिया को यह महत्व समझ में आया कि आयरन डोम वाकई में बड़ी चीज है। अब अमेरिका है तो वो आयरन नहीं गोल्डन बनाएगा, तो उसने अपनी तरफ से गोल्डन डोम प्रोजेक्ट किया और कहा पूरे नदर्न अमेरिकी हेमिस्फीयर को मैं पूरी तरह सिक्योर कर दूंगा कि कोई भी गोला आकर के अमेरिका पर ना गिरे। भारत कहां पीछे रहने वाला था? भारत ने इसी प्रकार से अपना एक सिस्टम डेवलप करने की अनाउंसमेंट पिछले इस पर 15 अगस्त के अवसर पर, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री के मुंह से किया था। नाम था उसका सुदर्शन चक्र। आज फिर से उसकी चर्चा होने लगी है। प्रधानमंत्री के द्वारा की गई घोषणा का क्या एग्जीक्यूशन हुआ और क्या होने जा रहा है, चर्चा क्यों उठी, उसका भी मैं आपको रेफरेंस दे देता हूं। चर्चा इसलिए उठी कि हमारा दुश्मन पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर के हाल ही में एक सैटेलाइट लॉन्च किया है और पिछले साल से लेकर अब तक ये चौथी सैटेलाइट है। और ये जो सैटेलाइट है, इसका असल उद्देश्य बताया गया है कि डिजास्टर को देखने के लिए, कृषि को मैनेज करने के लिए, तूफान वगैरह पकड़ने के लिए है, लेकिन वास्तविकता में ये भारत पर निगरानी रखने के नाम पर इन्होंने सैटेलाइट लॉन्च किया है। आज सैटेलाइट लॉन्च हुआ है, कल को सैटेलाइट के थ्रू हमले प्लान किए जाएंगे। ऐसे में भारत के सुदर्शन चक्र की चर्चा फिर से होने लगती है। चर्चा होने लगती है कि हमारे देश में जो मिशन सुदर्शन चक्र अनाउंस हुआ था वो कहां तक पहुंचा। उम्मीद की जा रही है कि उस सुदर्शन चक्र के आने के बाद दुश्मन हम पर हमला नहीं कर पाएगा। तो चलिए आज के सेशन में इन सारी बातों को आपके साथ डिस्कस करते हैं कि भारत का सुदर्शन चक्र किस तरह से गोल्डन डोम से भी शायद एक नेक्स्ट लेवल का कदम होगा। भारत के द्वारा अनाउंस किया गया यह सुदर्शन चक्र किस तरह से 3 लेयर सिक्योरिटी मैनेज करेगा, क्या क्या इसके अंदर सुविधाएं होंगी और कब यह अपडेट होकर लॉन्च होने जा रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। चर्चा ये सुदर्शन चक्र की कैसे आई? हुआ ये कि शनिवार रात को चीन ने पाकिस्तान के एक नए सैटेलाइट, नाम था इसका PRSCE-03, इसका सफलतापूर्वक लॉन्च किया। ये लॉन्च इन्हें ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से किया था। इसको लॉन्च करने के लिए जो इन्होंने रॉकेट काम में लिया उसका नाम लॉन्ग मार्च 6 कैरियर रॉकेट था, जिसने सैटेलाइट को ले जाकर अंतरिक्ष में उसकी सुनिश्चित कक्षा में डाल दिया। लेकिन चीनियों ने और पाकिस्तानियों ने अपने लेटर में यह कहीं नहीं बताया कि इसे कहां पर छोड़ा गया। लो अर्थ ऑर्बिट में, मिडिल अर्थ ऑर्बिट में, हाई अर्थ ऑर्बिट में नहीं बताया गया। बस ये आया कि पाकिस्तान का इंडिजीनियस EO3 सैटेलाइट जो है वो माइलस्टोन हमने स्थापित कर दिया है। बाकायदा पाकिस्तान के द्वारा इसकी तस्वीर लॉन्च की गई। देखिए हमने कितनी बड़ी कामयाबी अर्जित कर ली है। पाकिस्तानी इस बात को बताने से बचते रहे कि ये काम हमने चाइना की मदद से किया है, लेकिन चाइना ने इस बात को ज्यादा देर तक नहीं रखा। उसने थोड़ी ही देर बाद डाल दिया कि ये हमने अपने लॉन्ग मार्च 6 रॉकेट से किया है और हमने इसे सक्सेसफुली लॉन्च करके उसकी प्रीसेट ऑर्बिट में, यानी कि जो पूर्व निर्धारित कक्षा थी, हमने वहां उसे छोड़ दिया है। यह कारनामा इन्होंने ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से किया। अच्छा, अब ये होता क्या है? आसान भाषा में मैं कई बार पहले भी बता चुका हूं। हम लोग दिवाली के समय जब पटाखे चलाते हैं तो उसमें से एक रॉकेट भी होता है। वो रॉकेट जिसमें आग
आग लगती है तो वो ऊपर की तरफ जाता है। तो समझिए कुछ वैसा ही रॉकेट ये भी है जो इन्होंने चलाया। अब ये जो रॉकेट इन्होंने चलाया ना, ये जिसमें आग लगी और ये उठा, इसके कैप पर एक पेलोड ले जाने का सिस्टम होता है और उस पेलोड में ही सैटेलाइट को रख दिया जाता है। तो ये रॉकेट जब आग लगते हुए ऊपर जाता है तो ये उस हाइट तक पहुंचता है जहां तक इसे पहले से निर्धारित किया गया कि यहां तक सैटेलाइट पहुंचाइए। अगर नियत की मतलब दूरी है कि 500 किलोमीटर तक पहुंचे तो लो अर्थ ऑर्बिट, 1000-2000 तो मिडिल अर्थ ऑर्बिट और 35,000 तक हाई अर्थ ऑर्बिट की रेंज को माना जाता है। ऐसे में इसके पेलोड्स जब रखे हुए जाते हैं तो इन पेलोड्स में सैटेलाइट रख देते हैं, अलग अलग सैटेलाइट्स रखे जाते हैं। जैसे भारत भी जब अपने सैटेलाइट्स भेजता है तो इनके रॉकेट का नाम GSLV, PSLV ये रॉकेट्स हैं हमारे पास। पाकिस्तानियों के पास में अपना ये सिस्टम सक्सेसफुली कामयाब नहीं है। ऐसे में ये चाइना की मदद से अपने सैटेलाइट को भेज दिए। अंतरिक्ष में ये सैटेलाइट पहुंचा तो खबर आई कि ये चौथा सैटेलाइट है। इससे पहले इन्होंने 2025 में भी सैटेलाइट भेजे थे। तो देखो अक्टूबर 2025 की न्यूज़ कटिंग, ऐसे देखो फरवरी 2026 की न्यूज़ कटिंग। तो 3 बार इन्होंने सैटेलाइट्स भेजे। तो अक्टूबर 25 में भेजा, फरवरी 26 में भेजा, इन्होंने 3 बार सैटेलाइट ऑलरेडी भेजे हुए हैं। तो कुल मिलाकर चीन पाकिस्तान की मदद के लिए सैटेलाइट्स भेज रहा है। इतना ही नहीं, चाइना तो अब पाकिस्तान के 2 एस्ट्रोनॉट्स को लेकर अंतरिक्ष भी घुमाने ले जा रहा है। चाइना ने अपना तियांगोंग स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में स्थापित किया था 2021 में। जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ना, जैसा भारत अपना गगनयान बनाना जा रहा है ना, वैसे ही चाइना वालों का एक तियांगोंग स्पेस स्टेशन है जो ऑलरेडी अंतरिक्ष में तैर रहा है। 2021 से ऑपरेशनल है, 3 लोग उसमें रहते हैं। तो इसमें 2 पाकिस्तानियों को ले जाने की बातचीत चल रही है कि चलो भाई 2 पाकिस्तानियों को हम अंतरिक्ष घुमाकर लेकर आएंगे। ये सारे काम ये जो करते हैं स्पेस स्टेशन तक पहुंचने के, उसके लिए जैसे भारत में श्रीहरिकोटा है, ऐसे ही इनके यहाँ पर ताइवान करके जगह है, वहां से इसे लॉन्च किया जाता है। अच्छा, अब ये तो हो गया इनका अपडेट। हमें क्यों चिंता? हमें चिंता इसलिए, जैसे आप मान लीजिए कि मैं आपके घर के बाहर एक कैमरा लगा दूं, मुझे आपके घर की सारी सूचनाएं मिलने लगे। अब मैं ऐसा कैमरा लगा दूं कि पूरा ड्रोन बनकर वो आपके घर के अंदर तक की तस्वीरें लेता रहे, आप पूरी तरह मॉनिटर होते रहेंगे। अब अगर मुझे ये जानकारी है कि आप मेरे दुश्मन हैं तो मैं आपकी पूरी निगरानी रखना चाहूँगा। पाकिस्तान तो हमारा सख्त दुश्मन है, तो वो तो हमारी एक एक निगरानी रखना चाहेगा, और चीन के साथ मिलकर तो वो उस निगरानी को और ज़्यादा करना चाहेगा, क्योंकि तकनीकी में चीन बहुत फार बेटर हो चुका है। ऐसे में भारत की चिंताएं होना लाजमी है कि भैया सुनो, ये जो ऊपर अंतरिक्ष में तुम कैमरा भेज दिए हो जिससे आप पूरा पूरा भारत को फोटो खींच के देखोगे, अब हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी सुरक्षा के लिए क्या कर सकते हैं, और कैसे हमारी सुरक्षा और बेहतर हो कि दुश्मन कभी हमारे ऑलरेडी भेजे हुए सैटेलाइट्स को नुकसान ना पहुंचाए। यहीं से चर्चा निकली कि चलो भाई भारत को सुरक्षित करते हैं। भारत को सुरक्षित करें किससे? होने वाली मिसाइल हमले से, फाइटर जेट्स के हमले से। तो करने के लिए क्या करें? तो हमने अपने दिमाग में सबसे पहली चर्चा निकाली हमारे अपने SBS-3 सिस्टम की। SBS-3 सिस्टम की चर्चा सुदर्शन चक्र की चर्चा के रूप में निकल कर आई, जिसे स्पेस बेस्ड सर्विलांस सिस्टम कहते हैं। असल मायने में भारत ने 27,000 करोड़ का अगले 10 साल के लिए बजट रखा है 52 सैटेलाइट भेजने का। इन 52 सैटेलाइट सिस्टम को संयुक्त रूप से सुदर्शन चक्र कहा जाएगा, जिसमें से 21 सैटेलाइट को भेजेगा इसरो और 31 सैटेलाइट प्राइवेट कंपनियों के द्वारा भेजी जाएंगी। 2026 का जो तीसरा जो वो होगा, थर्ड क्वार्टर जो होगा अगस्त सितंबर के बाद का, उस समय इन सैटेलाइट्स को भेजने की सुर्खियां आपको सुनने को मिल जाएंगी। ये कुल 52 सैटेलाइट जमीन में 500 किलोमीटर से लेकर 36,000 किलोमीटर तक जमीन से ऊंचाई पर इन्हें छोड़ा जाएगा, और इन्हें बाकायदा इसरो, DRDO और ये एयरफोर्स सब मिलकर के एक तरह से स्पेस फोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भेजेंगी। इनके अंदर जो सैटेलाइट्स जाएंगी उनमें से सिंथेटिक अपर्चर रडार लगी हुई सैटेलाइट्स भी होंगी। ये सबसे खास मानी जाती हैं। कहा जाता है कि अगर बादल है, कोहरा है, फॉग है, जो भी है, मतलब बारिश भी है, तो भी ये 24 घंटे बढ़िया पिक्चर क्वालिटी के साथ फोटो खींच सकती है। एक रखी गई है इलेक्ट्रो ऑप्टिकल उपग्रह, जो कि कैमरों के साथ तो लैस है ही, साथ ही साथ छोटी छोटी वस्तुओं को जैसे टैंक, बंकर, मिसाइल लॉन्चर, इनकी भी हाई डेफिनेशन तस्वीर ले पाते हैं। और तीसरा रखा गया है कम्युनिकेशन और डेटा रिले सैटेलाइट, जिनका काम ये होगा कि ये हैक प्रूफ संचार सुनिश्चित करें। मान लीजिए कि कल को हमारे ही कम्युनिकेशन सिस्टम को किसी ने जैम कर दिया, तो ये उसे रोकते हुए सैटेलाइट कम्युनिकेशन बना रहे, उसको भी हम लोग सैटेलाइट के थ्रू सुनिश्चित करेंगे। इतना ही नहीं, पहले से प्री डिफाइन अगर हमने कुछ तस्वीरें सैटेलाइट्स को दी हुई हैं, तो वो दुश्मन की सैटेलाइट्स को, फाइटर जेट्स को AI की तकनीक से पहचान कर अर्ली अलार्म हमें दे पाएंगे। तो ये जो हमने सुदर्शन चक्र का विकास करने का सोचा है, ये काम कैसे करेगा उसे समझिए।
जब सामान्यतः क्या होता है कि जब कोई फाइटर जेट या मिसाइल हमारी अर्थ पर हमला करने, मान लीजिए कि भारत पर हमला करने के लिए दुश्मन के क्षेत्र से चली, तो हमारे देश में लगे हुए जो रडार होते हैं वो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग के थ्रू रेडियो वेव्स भेज भेज करके उन्हें डिटेक्ट करते हैं कि अच्छा ये कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है जो हमारे दुश्मन की सीमा से हमारे क्षेत्र में एंट्री कर रहा है, तो वो वहां से तुरंत प्रभाव से सूचना भेजता है उन क्षेत्रों पर जहां पर मिसाइलें तैनात हैं, या फिर एयरफोर्स को कि सुनो वार्निंग है, कोई दुश्मन का ऑब्जेक्ट उड़कर हमारी तरफ आ रहा है, तो तत्काल प्रभाव से फाइटर जेट्स रन करते हैं और उनको निशाना बनाते हैं, या पहले से तैनात जो सैटेलाइट्स हैं वो मिसाइल्स हैं वो उनको निशाना बनाती हैं। ये सामान्य सिस्टम होता है। लेकिन आजकल तकनीक ऐसी विकसित होने लगी है कि रडार को लोग जैम कर देते हैं। रडार की जो तकनीक है उसमें जो रेडियो वेव्स आती हैं उनको जैम कर देते हैं, या फिर इस तरह के फाइटर जेट्स यूज करते हैं जिनमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी लगी है, यानी कि वो रेडियो वेव से पकड़ में ही नहीं आते। इन दोनों ही परिस्थितियों से निपटने के लिए अंतरिक्ष के अंदर सैटेलाइट लगाने का प्रावधान हुआ। जैसे अवाक सिस्टम जो अमेरिका लेकर चलता है, जिसको हाल ही में ईरान ने ध्वस्त किया था, वो सिस्टम क्या करता है, आसमान में उड़ते हुए फोटो खींचता है नीचे की, कि ऊपर से देख लूंगा अगर कोई उड़ रहा होगा, यानी कि रडार वो उल्टा चला के चलता है ताकि दुश्मन उसको टारगेट ना बना पाए। सैटेलाइट भी कुछ ऐसा ही सिस्टम है, लेकिन इसमें वो और कई तकनीक का, जिसमें पिक्चर के माध्यम से चीजों को पकड़ने का, सेंसेस करने का प्रयास करेंगे। ये जो बहुत ज्यादा हाई अपर्चर्स कैमरे लगाए जाएंगे, इनका उद्देश्य यही होगा कि ये दुश्मन की उस मूवमेंट को नजर रख पाएंगे और ये टारगेट नहीं किए जा सकेंगे क्योंकि बहुत ऊंचाई पर हैं। जैसे अभी ईरान इजराइल वॉर में आपने देखा कि ईरान ने कैसे रडार को निशाना बनाया था, ईरान अमेरिका के। यहां पर जब आप इतने आसमान में 36,000 किलोमीटर तक हो तो सुरक्षा तुलनात्मक रूप से ज्यादा अच्छे से हो पाती है। ऐसे में जब सुदर्शन चक्र का इस तरह यूज होगा कि वो दुश्मन के आने वाले किसी भी जहाज का, फाइटर जेट का या मिसाइल की सूचना हमें दे पाए, और सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू तत्काल प्रभाव से हमारे S-400 सिस्टम, हमारे आकाश डिफेंस सिस्टम, हमारे ड्रोन्स, हमारी मिसाइल इनको सूचना भेज पाए कि चलो साहब हमारे ऊपर कोई हमला हुआ है, आपको रिएक्शन देना है। तो एक प्रकार से दोहरी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। इतना ही नहीं, जो हमारे ऑलरेडी इस तरह के भेजे हुए सैटेलाइट्स हैं उनकी भी सुरक्षा करेगा, क्योंकि ये जो अभी हम स्पेस बेस्ड सर्विलांस 3 लॉन्च कर रहे हैं, जिसे सुदर्शन चक्र कहा गया, जिसे प्रधानमंत्री ने अभी 15 अगस्त के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से अनाउंस किया था, उससे पहले भी हमारा SBS-1 SBS-2 चल रहा है। अटल जी के टाइम पर ही सबसे पहले सैटेलाइट छोड़े गए थे जो कि धरती की तस्वीरें खींचने के लिए थे, ताकि दुश्मन पर निगरानी भी आसानी से रखी जा सके। लेकिन अब इसका उद्देश्य केवल एक स्पेस फोर्स के तरीके से होगा, ये अपने आप में एक बड़ी चर्चा बनती है। उदाहरण के लिए जो SBS यानी कि जो स्पेस सर्विलांस का हमारा चरण है, उसके लिए प्रथम चरण जो था वो 2001 में ही शुरू कर दिया था, जिसमें हमने कार्टोसैट 2A, कार्टोसैट 2B, राइसैट 2, ईरोस 2 इन सैटेलाइट्स को भेजा था। इसके बाद हमने SBS-2 यानी स्पेस बेस्ड सर्विलांस का सेकंड फेज 2013 में लॉन्च किया था, जिसमें हमने राइसैट, कार्टोसैट, 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 माइक्रोसैट ये सारे सैटेलाइट्स भेजे थे। मतलब इन सैटेलाइट्स के थ्रू अभी तक हम तस्वीरें तो बढ़िया से ले पाते हैं, लेकिन अभी इनको डिफेंस सिस्टम के साथ कनेक्ट नहीं किया हुआ है, यानी कि दुश्मन के अर्ली वार्निंग के थ्रू ये सीधा मिसाइलें चलवा दें, उस स्थिति तक इन्हें अपडेट नहीं किया गया है। तो अब SBS-3 यानी स्पेस बेस्ड सर्विलांस का जो थर्ड फेज है, जिसे हाल ही में अनाउंस किया गया, वो डिफेंस के पर्सपेक्टिव से किया। ऑपरेशन सिंदूर बीतने के बाद जब भारत ने यह एहसास किया कि हमारे देश पर पाकिस्तानियों के जो हमले हो रहे थे उन्हें हमारे डिफेंस सिस्टम्स ने नाकामयाब किया था, आपने बॉर्डर पर बहुत से हमले होते हुए सुने और उन्हें न्यूट्रलाइज होते हुए सुना, तो इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2025 को जब लाल किले से संबोधन दिया, तब उन्होंने कहा कि अब हमारा ये जो देखा हमने नमूना अभी पाकिस्तान के हमलों का, उससे अब ये और ज्यादा इंटेंशन क्लियर हो गया है कि हमें सुदर्शन चक्र ऑपरेट करना पड़ेगा। और इस काम के लिए भारत ने 10 साल का टारगेट लिया है, जिसमें हम ना केवल अपनी डिफेंस को मजबूत करेंगे, बाकी अटैक को भी सुनिश्चित करेंगे। इस बात को डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा भी दोहराया गया। 30 अगस्त 2025 को PIB की एक कटिंग बाहर आती है, रक्षा मंत्री का एक बयान बाहर आता है, जिसमें यह कहा जाता है कि हम लोग सुदर्शन चक्र मिशन पूरी हवाई सुरक्षा के साथ 3 लेयर सिक्योरिटी के साथ चलाएंगे। अगर दुनिया में कहीं चल रहा है आयरन डोम, कहीं गोल्डन डोम, तो हमारा कैपिटल डोम होगा, एक अपने आप में दिल्ली को सुरक्षित करता हुआ सबसे पहला डोम बनेगा, उसके अलावा पूरे देश को सुरक्षित करते हुए। तो दिल्ली को ध्यान में रखते हुए 3 स्तरीय एक डोम पद्धति का अपनाया जाना सुनिश्चित हुआ है, जिसमें एक आउटर, फिर एक मिडल और फिर इनर रिंग बनाने की बात है। क्या पूरे देश को छोड़ दिया जाएगा? नहीं। पूरे देश के लिए तो सर्विलांस क्या पूरे देश को छोड़ दिया जाएगा? नहीं। पूरे देश के लिए तो सर्विलांस लगा ही है, लेकिन दुश्मन के लिए दिल्ली बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली क्यों है? क्योंकि दिल्ली में राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास, कार्यालय, संसद भवन या फिर हमारी सुप्रीम कोर्ट और तमाम हमारे जितने भी सेना के मुख्यालयों के हेडक्वार्टर्स या फिर अर्धसैनिक बलों की जो
टुकड़ियों के हेडक्वार्टर्स, ये सब यहाँ पर हैं। तो ऐसे में दुश्मन के लिए दिल्ली बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी को ध्यान में रखते हुए इस पर आउटर रिंग, मिडिल रिंग और इनर रिंग लगा करके इसको पूरी तरह से सेफ गार्ड करने का प्रयास किया जाएगा। इतना ही नहीं, दिल्ली के अलावा भी देश के जो खास सरकारी स्थान हैं उनकी सुरक्षा भी इनके 3-3 लेयर्स के थ्रू सुनिश्चित करने का प्रावधान रखा गया है। डीआरडीओ हाल ही में एक ऐसी तकनीक का भी इजाद कर रहा है। होता क्या है ना कि हाइपरसोनिक मिसाइल जिसकी स्पीड 5 मैक से ऊपर की होती है, जो लगभग 10,000 किलोमीटर या 6,000 किलोमीटर प्रति घंटे से ऊपर की रफ्तार से चल रही होती है, उस गति से चल रही मिसाइल को ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब मिसाइल चलती है तो अपने आसपास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है। कहा जाता है कि एक प्लाज्मा का फील्ड मैटर जनरेट होता है जो उस तरफ जा रही रेडिएशंस को भगा देता है। मतलब अत्यधिक तेजी से जाती हुई जो मिसाइल होती है उसको ट्रैक नहीं करने के कई कारण होते हैं। एक तो गति अपने आप में होती है और दूसरा क्या होता है, जिन रेडिएशंस को भेजकर आप उसे ट्रैक करना चाहते हैं वो उसके प्लाज्मा को तोड़ के अंदर नहीं जा पाती। फाइटर जेट्स के अंदर जैसे स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होती है, लेकिन फाइटर जेट्स 2.5 मैक से ऊपर के हैं ही नहीं दुनिया में, 3 मैक अधिकतम पकड़ लो। लेकिन जो हाइपरसोनिक मिसाइल है 10-10 मैक तक की हैं, तो उन्हें पकड़ना बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। तो डीआरडीओ अब इस प्लाज्मा तकनीक को तोड़ने के अंदर काम कर रहा है और वो इसे भी मिशन सुदर्शन चक्र के अंदर डालने का प्रयास कर रहा है कि जो प्लाज्मा तकनीक से युक्त जो मतलब प्लाज्मा बनता है उसको तोड़ने के लिए डीआरडीओ इलेक्ट्रिक रडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट की प्रयास में है और जिसमें 6,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की जो मिसाइलें हैं उन्हें पकड़ा जा सके। इसके लिए एल बैंड ऐसा यानी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैंड एरे रडार का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि प्लाज्मा के साथ में कम प्रभावित होगा। ऐसी भी स्पेस टाइम अडेप्टिव प्रोसेसिंग विकसित की जा रही हैं, ऐसी एल्गोरिदम विकसित की जा रही है डीआरडीओ द्वारा सॉफ्टवेयर की मदद से, जो कि प्लाज्मा बनता देख करके उसे पहचान पाए। इस काम के लिए रडार में भी इन दिनों बदलाव चल रहे हैं, यानी आने वाले समय में हम केवल सैटेलाइट्स के थ्रू ही नहीं, हमारे डीआरडीओ की रिसर्च जो है उसके थ्रू भी अपने डिफेंस को मजबूत करेंगे, हमारी सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी काम की लगी हो। तभी जब पाकिस्तान ने इस तरह की सैटेलाइट लॉन्च की चाइना की मदद से, तो देश में चर्चा फिर से उठी कि भाई क्या हुआ प्रधानमंत्री जी की अनाउंसमेंट का।